हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, आज है हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 81। और आज के इस टेस्ट सीरीज में हमने इंक्लूड किए हैं, अभी हाल में एक पेपर हुआ था यूटेट का। ठीक है, उत्तराखंड टीईटी का जो पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट पेपर में हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको आज सॉल्व करेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, इस चैनल पे आने वाली 3-4 प्लेलिस्ट ऐसी हैं, 3-4 टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिनको आपने फॉलो करना है। पहले तो ये हिंदी वाली टेस्ट सीरीज, दूसरी हमारी उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, तीसरी जीके की टेस्ट सीरीज और चौथा हमारा कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज। उसके अलावा जितने भी वरियस टॉपिक आते हैं वो तो बेनिफिशियल हैं ही आपके यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखेंगे, पार्ट 81 में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ई ऊ किस प्रकार के स्वर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से हमने बताना है कि ई ऊ जो स्वर हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हमेशा जो ये स्वर होते हैं ये संवृत्त स्वर हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। संवृत्त स्वर का मतलब होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह कम खुलता है उनको संवृत्त स्वरों में रखा जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवृत्त स्वर। अगला क्वेश्चन था इसमें, देखिए मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल के नाम से जो हमारे फेमस कवि थे वो विद्यापति थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो नाम दिया या नामकरण किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहीं पर अगर क्वेश्चन बनता, देखिए ध्यान से समझिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी तो बोला रामचंद्र शुक्ल ने, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन बनता कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, यानी कि साहित्यिक को हम हटा देते हैं तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम देने वाला व्यक्ति कौन था, तो फिर हमारा आंसर हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, जबकि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। देखिए, अष्टछाप क्या था, सबसे पहले तो इसको समझिए। अष्टछाप जो था वो 8 कवियों का एक समूह था। ठीक है, 8 कवि थे अष्टछाप। इसमें जो पहला नियुक्त कीर्तनकार था उनका नाम था कुंभन दास, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंभन दास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौपाई छंद पर आधारित रमैनी के रचनाकार कौन है। तो देखिए, चौपाई छंद, छंद जो है हमारे यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन छंद का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। छंद देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, वाणिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है। तो चौपाई छंद जो होता है ये मात्रिक छंद होता है, मात्रा वाला। तो चौपाई छंद पर आधारित रमैनी है, ये रचनाकार हैं इसके कबीरदास जी। देखिए, रमैनी हो गया, साखी हो गया। ठीक है, साखी, सबद और रमैनी ये सभी हमारे कबीरदास जी की रचनाएं हैं। रमैनी, साखी, सबद। और रमैनी, साखी, सबद इनके संग्रह को या संकलन को ही बीजक कहा जाता है। कबीरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनके संकलन को बीजक कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी की अगर देखा जाए भाषा जो थी वो मुख्यतः सदुक्कड़ी भाषा का इनने प्रयोग किया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कपोत शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो कपोत का मतलब क्या होता है। कपोत का मतलब होता है कबूतर। तो कबूतर का इसमें पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी, पारावत। ठीक है, पारावत मतलब भी कबूतर होता है। परभ्रत और पिक, परभ्रत और पिक दोनों ही कोयल के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं, कोयल, कोकिल। और जो चंचरीक दिया गया है, चंचरीक ये होता है ये भ्रमर यानी कि भंवरे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस शब्द में नंग समास है, नंग तत्पुरुष समास है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारा यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है ग्रुप सी जनरल पेपर, वहाँ पर समास भी नहीं है। छंद और समास आपके सिलेबस में नहीं है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसको समझिए। छंद और समास आपके यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी जनरल पेपर के सिलेबस में हिंदी में नहीं है। हिंदी में जो 20 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देगा या उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पर छंद और समास से क्वेश्चन बनते हैं। तो नंग तत्पुरुष समास, तो नंग समास क्या होता है, ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो हिंदी वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप समास का वीडियो देखिएगा। समास का पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है,
तो उसमें नंग जो तत्पुरुष समास होता है, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है हमेशा। तो अनभिज्ञ जो यहाँ पर हमारा शब्द है इसमें नंग तत्पुरुष समास है। यंग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो यंग संधि, संधि का भी पूरा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। हिंदी वाली जो टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट है ना, इसमें डिस्क्रिप्टिव सेशन भी है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमने डिस्क्रिप्टिव सेशन भी दिए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा, उसमें संधि का टॉपिक भी है। तो यहाँ पे जो अत्युत्तम है, अत्युत्तम में हमारी यंग संधि है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यंग संधि, ठीक है। मतैक्य कई बार पूछा जाता है, वृद्धि संधि है इसमें। अंग्रेज शब्द मूलतः किस भाषा का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए। तो अंग्रेज जो शब्द आया ना, ये बेसिकली आया फ्रेंच भाषा से, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है? देखिए ये मैंने अभी एक सीरीज चलाई हुई थी, उसमें आपको बताया था। अभी उसके पार्ट 2 तक मैंने आपको दिया है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ वाले जो टॉपिक हमारा चला था, पार्ट 1 में जयशंकर प्रसाद दिया हमने, पार्ट 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया। उसमें मैंने आपको बताया था जो निराला की राम की शक्ति पूजा है ना, ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है हमारी कृत्तिवास रामायण पे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कृत्तिवास रामायण, जो कि बांग्ला भाषा में है। तो इसी पर बेस्ड है, यानी कि इसी से उत्पन्न हुआ है ये पूरा राम की शक्ति पूजा का जो आधार है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, चंद्र सकलंक माफ कीजिएगा, चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी? उक्त पद में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अलंकार का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स में। तो अच्छे से अलंकार को जानने के लिए आपको जाना होगा फिर से प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं अलंकारों को, सभी अलंकार करवाए हैं आपको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी, ठीक है। चंद्र जो है वो सकलंक है और मुख जो है निष्कलंक है। मुख जो होता है निष्कलंक होता है, तो दोनों में हम समता कैसे कर सकते हैं, समानता कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जा रहा है। अब उपमेय उपमान क्या होता है भैया, आपको देखनी पड़ेगी वीडियो अलंकार वाली, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत ही आसान गानों के माध्यम से भी बताया मैंने, फ्री वीडियोज हैं सभी, देख लीजिएगा। तो उपमेय को जब भी उपमान से श्रेष्ठ जहाँ पर माना जाता है वहाँ पर हमेशा व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यतिरेक। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ? तो देखिए द्विवेदी युग, छायावाद, ठीक है, आप पढ़ते हैं ना, द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग, क्या है ये? तो किसी न किसी कवि के नाम पे बने हैं। जैसे द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ, ऑप्शन बी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये नाटक था इनका दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो स्कंदगुप्त नाटक की ये पंक्तियां हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी नाटक यहाँ पे दिख रहे हैं ये हमारे सभी जयशंकर प्रसाद जी के ही नाटक हैं। इसके अलावा इनके अन्य नाटक हैं कामना और एक घूंट, ये भी इनके फेमस नाटक हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के। तो जयशंकर प्रसाद जी आपके सिलेबस में भी हैं यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी में, और छायावाद के प्रमुख स्तंभ इनको माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। बोलगा से गंगा के लेखक का नाम बताइए। तो बोलगा से गंगा एक कहानी है और ये कहानी लिखी है हमारी राहुल सांकृत्यायन जी ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन जी आपको जानते हैं महापंडित या घुमक्कड़ पंडित के नाम से जाने जाते हैं। इनके बचपन का नाम था केदार पांडे, पूछा जा चुका है एक बार यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। केदार पांडे किसके बचपन का नाम था? तो केदार पांडे राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था। और घुमक्कड़ कवि के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सी रचनाएं इनकी यात्रा संस्मरण पर आधारित है, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है, किन्नौर देश की यात्रा, रूस में 25 माह। इसके अलावा बहुत सी और एक महत्वपूर्ण हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में हिमालय परिचय कुमाऊं गढ़वाल, दोनों केवल लिखा है इन्होंने, हिमालय परिचय कुमाऊं और हिमालय परिचय गढ़वाल। तो बहुत सी यात्रा वृत्तांत लिखे हमारे राहुल सांकृत्यायन जी ने, इसीलिए इनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। इसके बाद पद्यांश पूछा गया था, इसको छोड़ देते हैं, पद्यांश से हमें कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए परुष का अर्थ क्या होगा? तो परुष का अर्थ हो जाता है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से परुष का अर्थ हो जाता है दोस्तों कठोर, ठीक है, हार्ड, यानी कि कठोर को बोलते हैं परुष। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जन्मांध में कौन सा समास है? हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में हमारा समास नहीं है, ठीक है, जनरल पेपर में, लेकिन आपका उत्तराखंड पुलिस SIA वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी वगैरह, तो वहाँ पे समास से क्वेश्चन बनते हैं। तो जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा जो नहीं है, यानी कि उत्तर पद प्रधान, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, जन्म से अंधा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष। जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी भी भाषा के लिखित और मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराएगा उसको बोलेंगे दोस्तों व्याकरण, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या बोलेंगे? व्याकरण। लिपि किस भाषा का आधार है? तो लिपि जो होती है वो किस भाषा का आधार होती है? तो लिपि हमेशा हमारी लिखित भाषा का आधार होती है। ठीक है, लिखित भाषा की लिपि होगी कोई ना कोई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। कामायनी के रचनाकार हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन डी। कामायनी को महाकाव्य बोला जाता है। ठीक है, महाकाव्य। और किस बोली में है कामायनी? खड़ी बोली। खड़ी बोली का बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है कामायनी को। ध्यान रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए, कामायनी को हिंदी में ताजमहल कहा था किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। क्वेश्चन बनेगा कभी एग्जाम में, याद रखिएगा। कामायनी को हिंदी में ताजमहल किसने संबोधित किया था? तो आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी। आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो आदिकाल को वीरगाथा काल बोला था किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल। और आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम जो दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, जबकि आदिकाल जो नामकरण हुआ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का हिंदी में, वो आदिकाल नाम गढ़ने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? देखिए, ये सभी जितने भी क्वेश्चन कवियों से रिलेटेड आ रहे हैं ना, ये हमारी हिंदी की जो कवि परिचय वाली ई बुक है वो आपको लेनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। हिंदी के जो भी आपके यूके ट्रिपल एस सिलेबस के अकॉर्डिंग गद्य खंड पद्य खंड में कवि दिए गए हैं, उन पर बेस्ड वो ई बुक है। तो उसमें हंस पत्रिका भी बताया गया। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी। ठीक है, हंस पत्रिका शुरू हुई थी 1903 में बनारस से। कहाँ से शुरू हुई थी? बनारस से। ठीक है, संपादक कौन? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, नवाब राय। ध्यान रखेंगे। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी कैसी भाषा है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हिंदी हमारी जो है वियोगात्मक या संश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, वियोगात्मक या संश्लिष्ट भाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, माफ कीजिएगा, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, भाषा से क्वेश्चन बना है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो संज्ञा के भेद आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम व्यक्तिवाचक, जिससे केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा हो या एक चीज़ का बोध हो रहा हो। अगर गाय की बात करते हैं तो गाय से हमारा एक गाय का पूरा देखकर गाय जाति का बोध होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लोहा एक मेटल है, द्रव्यवाचक। शिक्षक से एक समुदाय का बोध हो रहा है पूरा, तो ये भी जातिवाचक हो जाएगा। बचा रामायण, तो रामायण से हमको केवल एक किताब रामायण का ही बोध होता है ना। रामायण से केवल रामायण का बोध हो रहा है, इसके अलावा किसी और चीज़ों का तो बोध नहीं होता। यानी कि अपने आप में रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए, वर्तमान काल के भी अलग अलग भेद हैं, भूतकाल के अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, तो काल वाली जो वीडियो है वो टॉपिक तो यूट्यूब पर तो नहीं है वो, लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे जो पेड कोर्स है हिंदी का, वहाँ पे काल का पूरा वीडियो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जल्दी देंगे, कोशिश करेंगे। तो वर्तमान काल में पूर्ण जो वर्तमान काल है कि वर्तमान में जो कार्य है वो पूरा हो गया है। पूर्ण वर्तमान का मतलब यही है। ठीक है, अभी अभी हुआ है। तो कौन सा वाक्य इसका बोध करा है? जैसे खा चुका है, चुकी है, ये हमारे सभी पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर देखिए, उसने खाना खाया है या उसने खाया है, ऑप्शन सी। तो उसने खाया है मतलब खाया है, खत्म कर दिया है भाई, अभी अभी किया है लेकिन बात बहुत चल रहा है, तो ये पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल तो नहीं होगा। उसने खाया था मैं जब बोलूँगा तो तब भूतकाल होगा। उसने खाया है यानी कि अभी अभी खाया भाई, उसने खाया है, उसने खाया है बोला ना, पूर्ण वर्तमान काल है। बाकी जैसे देखिए, शायद तुमने देखा होगा, शायद तुमने देखा होगा, होगा। तो जहाँ पर भी ऐसा तुमने देखा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होगा ये। ठीक है, देखा होगा। गाड़ी आती होगी, आती होगी, मैं अभी बिल्कुल लगा रहा हूँ ना, अनुमान 9 बजे आते हैं और दिन तो गाड़ी अभी आती ही होगी, लेकिन आई नहीं है अभी। ये हमारा क्या हो जाता है? संदिग्ध वर्तमान। बात मैं अभी कर रहा हूँ प्रेजेंट में और अभी के लिए कर रहा हूँ, तो ये हमारा संदिग्ध होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण वर्तमान पूछा तो उसने खाया है, सही आंसर होगा। जारज का विलोम क्या होगा? देखिए, जारज, जारज एक हिसाब से हम बोल सकते हैं
जारज का मतलब होता है दोस्तों बिना विवाह के, या बोल सकते हैं बिना किसी जैसे जो हमारी संस्कृति चल रही है उसके आधार पर विवाह न होकर पुत्र जो उत्पन्न हो जाता है उसको जारज बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है औरस, ऑप्शन बी। ठीक है, औरस विधि पूर्वक या जो विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र होता है वो औरस के रूप में जाना जाता है, तो जारज का विलोम हो जाएगा औरस। जिसे मोक्ष की कामना हो के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो मोक्ष की कामना करने वाला व्यक्ति कहलाता है मुमुक्षु, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। वौणिक छंद का उदाहरण कौन सा है, तो अभी आपको बताया वौणिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। इनमें देखिए सवैया, दोहा, सोरठा, बरवे। ठीक है, यानी कि दोहा, सोरठा, बरवे जो है ये BCD ये हमारे मात्रिक छंद है, यानी कि मात्राओं के आधार पे होते हैं छंद। जबकि सवैया जो होता है, सवैया हमारा वौणिक छंद है, यानी कि 73वें इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवैया। अगला क्वेश्चन है, देखिए अर्थालंकार क्या है, तो देखिए शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, मैंने अलंकार वाले टॉपिक में करवाया आपको। प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी प्लेलिस्ट में जिसमें ये टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे अलंकार की जो टॉपिक है उनको ज़रूर देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थालंकार यानी कि अर्थ के आधार पर जो अलंकार होता है उसका जो उदाहरण होता है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए यमक हो गया, वक्रोक्ति हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, ये सभी हमारे अर्थालंकार के उदाहरण हैं। जबकि व्यतिरेक जो हमारा माफ कीजिएगा, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, ये तीनों जो अलंकार हैं हमारे, ठीक है, यमक, वक्रोक्ति और श्लेष, ये सभी शब्दालंकार के उदाहरण हैं, शब्दालंकार। ठीक है, जबकि व्यतिरेक जो होता है, व्यतिरेक अर्थालंकार होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, देखिए इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, तो पूर्वी हिंदी की बोली होती है दोस्तों अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। ठीक है, कौन कौन सी, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली जो हैं वो पूर्वी हिंदी की बोली हैं। तो यहाँ पर बघेली ऑप्शन में, तो बघेली हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अघोष वर्ण नहीं है, तो अघोष, सघोष आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अघोष वर्ण जो य और र है ये सघोष अल्प प्राण होते हैं, य र, यानी कि ऑप्शन सी ये अघोष वर्ण नहीं है बल्कि ये सघोष वर्ण है, सघोष अल्प प्राण। जबकि स, स, प, फ, ट, ठ यानी कि ये सभी क्या हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अघोष अल्प, अघोष महाप्राण, ध्यान रखेंगे पहला द्वितीय जो होता है वो अघोष होते हैं, अल्प और महाप्राण। ठीक है, पंचमा अक्षर तक जब हम जाते हैं ना, एक बार वर्णमाला वाला टॉपिक देखिएगा, वो भी है हमारी इस प्लेलिस्ट में, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है, तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण पता होना चाहिए आपको। देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। पहला जो हमारा 5 चरणों में होता है ना, जो हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, तो पहले को ले लेते हैं, पहले पंक्ति को ले लेते हैं, पहले पंक्ति नहीं बोलेंगे, पहले हिसाब से बोल देंगे। प्रथमा जो हमारा प्रथम समूह होता है उसको ले लेते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो हो गए ना 25 ही हो गए हमारे मूल व्यंजन बोलते हैं इनको। तो क, ख, ग, घ, ङ, इसमें देखिए अब हमारे पूछा गया है अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है। तो जो हमारा पहला होता है दोस्तों, पहला व्यंजन हमेशा अल्प होता है, अल्प प्राण। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारा महाप्राण होता है, तीसरा जो होता है अल्प होता है। ठीक है, चौथा जो होता है हमारा महा होता है, और पांचवा जो होता है ये भी अल्प होता है, अल्प प्राण। तो क्या समझे आप, देखिए प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वर्णमाला में, व्यंजन में, प्रथम, तृतीय और पंचम जो होता है वो हमेशा अल्प प्राण होता है, और द्वितीय और चतुर्थ जो होता है वो हमेशा महाप्राण होता है। ठीक है, तो द्वितीय और चतुर्थ, अब यहाँ पर क्या पूछा, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता। तो देखिए पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है भाई अल्प प्राण ही होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ये हमारा महाप्राण होता है, इसलिए ये अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, ये सभी अल्प प्राण है। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा हमेशा अल्प प्राण होगा, जबकि दूसरा और चौथा जो है हमारा वर्ग का व्यंजन हमेशा महाप्राण होगा। ठीक है, बस इसको याद कर लीजिएगा, अगली बार से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा होगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड टीईटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, पहला जो पेपर हुआ था ना, प्रथम पेपर, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगला जो पार्ट आएगा उसमें देखेंगे
यूटेट पार्ट 2 जो दूसरा पेपर होता है उसमें हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए चैनल के साथ और जितने भी यहाँ पे टॉपिक आते हैं उनको फॉलो कीजिए दोस्तों। इसके अलावा कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी फॉलो कीजिए। अभी देखिए वेबसाइट पे हमारा अंडर मेंटेनेंस होने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज होल्ड हो गई है। वेबसाइट पे काम चल रहा है, अभी टेक्निकल इश्यू आ गया वहाँ पे। ठीक है, जल्दी उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा और आपको जो टेस्ट सीरीज मिली थी फ्री वाली वेबसाइट पे डेली, वो कंटिन्यू हो जाएगी। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से ही है। वहाँ पे आप क्वेरी वगैरह कर सकते हैं अपनी। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना है, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए आपने जो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल की है वहाँ पे केवल सर्च बटन में जाके आपने चैनल का नाम लिख देना है, देवभूमि करियर पॉइंट, और हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, ज्वाइन का बटन दिख जाएगा वहाँ पे। तो आप ज्वाइन में जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा जितने भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं चैनल पे उनको ज़रूर वॉच कीजिए। और जैसे परीक्षा की डेट आ जाएंगी, जो हमारी फिक्स डेट आ जाएंगी, कैलेंडर आ जाएगा, तो उससे पहले आपका बहुत धांसू रिवीजन शुरू हो जाएगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए, कनिष्ठ सहायक या जो हमारा स्नातक स्तरीय जो भी एग्ज़ाम है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।